अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। काफ़ी अरसे से हम ब्रॉडर व्यू में ये बात करते रहे हैं कि बीजेपी कश्मीर और पाकिस्तान कार्ड को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही है इंडिया के उन स्टेट्स के अंदर जो कि पाकिस्तान के पास हैं, या फिर वो स्टेट्स जहां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत बिकती है। और बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी बांग्लादेश के साथ वाली जो इंडिया की रियासतें हैं ना, वहाँ पर भी बीजेपी ने अडॉप्ट कर रखी है। वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम जो सेंटीमेंट्स हैं इनको बांग्लादेश के साथ जोड़ के, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वाली स्टेट्स में एंटी मुस्लिम जो सेंटीमेंट्स हैं इनको पाकिस्तान के साथ जोड़ता है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ वाली स्टेट्स में एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स को बांग्लादेश के साथ जोड़ा जाता है और उस पर बीजेपी वोट बैंक की सियासत खेलती हुई नजर आती है। ये उसका पैटर्न है सियासत करने का। लेकिन इस सब से बीजेपी को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, धड़ाधड़ उनको वोट मिलते हैं इस स्ट्रेटजी पे। लेकिन इंडिया एज अ स्टेट, एज अ कंट्री लूज़ कर रहा है। एंटी पाकिस्तान होने के कारण इंडिया के लिए थ्रेट लेवल को कई गुना बीजेपी ने बढ़ा दिया हुआ है। ख़ास तौर पर अपनी पॉलिसीज से चाइना और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा के इंडिया के लिए बीजेपी ने मुसीबतें पैदा कर दी हुई हैं। तो वहीं पर बांग्लादेश जैसा करीबी दोस्त भी इंडिया लूज़ कर चुका है हिंदुत्व की सियासत के चक्कर में। अब इंडिया के टॉप के डिफेंस एनालिस्टों में से एक हैं जनाब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनग साहब। बड़े ही अच्छे उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया के। इन्होंने कल यही बात की है अपने एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल के अंदर, जो कि उन्होंने द प्रिंट में छापा है। इनकी कई बातों से तो हम सहमत हैं, लेकिन कई से ज़्यादा से बातें सहमत नहीं हैं। और इस आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं कि इन कश्मीर The Modi government is seeking political gains for BJP instead of finding a solution to insurgency. कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ अपनी सियासी मफादात में इंटरेस्टेड है, कश्मीर इशू के लिए हकीकी सल्यूशन इनको कोई इसकी परवाह है ही नहीं बीजेपी को। अच्छा, ये याद रहे वैसे कि मोदी जी कल कश्मीर में दिवाली पर लैंड हुए थे और वहीं उन्होंने फ़ौजी ड्रेस पहनकर और उन्होंने फ़ोटो सेशन भी कराया, अपना अच्छे से मॉडलिंग करके दिखाई, सबने तालियां बजाई, सबने मिठाइयाँ खाई और अच्छी सी उन्होंने हैट पहनकर सीढ़ियों से स्टाइल के साथ, जैसे बॉलीवुड का बड़ा हीरो नहीं होता, वो विक्की कौशल की फिल्म थी ना एक हाउ द जोश वाली, बिल्कुल ऐसे स्टाइल उन्होंने मारे हैं और बड़े स्टाइल के साथ उन्होंने सीढ़ियों से उतर कर अदाकारी भी करके दिखाई, लाइक अ बैटल हार्डन कमांडो। लेकिन ज़रा 10 दिन पीछे जाके देखते हैं, ज़रा 10 दिन पीछे। ये तो चले मॉडलिंग हो रही थी ना, कमाल का एक उन्होंने एक पोज दिया अपना मोदी साहब ने, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ पे बात करते हैं कि उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई हुई है। ज़रा 10 दिन पीछे चलते हैं। 10 दिन पीछे आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि जहां पर मॉडलिंग करके भक्तों से वाह बटोरी जा रही थी मोदी साहब की जानिब से, इसी जम्मू कश्मीर के अंदर 5 से 17 अक्टूबर तक 11 लोग हलाक हो चुके थे इंसर्जेंसी के दौरान। 11 लोग, सारे के सारे वो थे जो कि बाहर से आए हुए थे, कश्मीर से बाहर के सारे वही लोग थे। 11 लोग हलाक हुए थे। और पहले ये नहीं होता था। ये एक नई चीज़ सामने आई है कि अब बाहर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीक चल रही है उसमें बाहर के लोगों को, क्योंकि 370 हट गया है ना, तो वहाँ एक डर है कि बाहर के लोग अगर डेमोग्राफी चेंज करेंगे तो बाहर से जो भी आ रहा है उसको कश्मीरी वो जो एक आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो उनको जबरदस्त कर रहे हैं। अच्छा, इसका इनको कोई फिक्र नहीं है, मोदी साहब को इसका कोई फिक्र नहीं है। इनके दौरा कश्मीर पे कोई इस विषय में बात भी नहीं की उन्होंने। अलबत्ता ये डायलॉग ज़रूर उन्होंने मारा कि मित्रों, सेना मेरा परिवार है, दिवाली के लिए मैं अपने परिवार में आया हूँ मित्रों, मेरा वेलकम करें। मोदी साहब वैसे गुजराती हैं और ये याद रहे कि गुजरात से भी ज़्यादा लोग ना दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, गुजरात जो स्टेट है ना उससे ज़्यादा लोग नेपाल के अंदर से आते हैं। इंडिया की फ़ौज की जो गोरखा रेजिमेंट है, जो कि सिर्फ नेपालियों के लिए पुरानी रेजिमेंट है अंग्रेज़ों के ज़माने से, उसके अंदर ये नेपाली भर्ती होते हैं। तो ये एक अलग से इंडिया के ऊपर डर है कि कहीं गोरखे ना बगावत कर दें तो और हमारी फ़ौज में भी बगावत पैदा हो सकती है। तो बहरहाल जो नेपाली है ना गोरखा रेजिमेंट के अंदर, वो ज़्यादा भर्ती होते हैं गुजरातियों से भी ज़्यादा। यानी गुजरात उन चंद स्टेट्स में से एक है इंडिया के जहाँ के लोग कम से कम फ़ौज के अंदर जाते हैं। बहरहाल फिर भी गुजराती मोदी साहब ने कहा कि मैं तो फ़ौज में आया हूँ, मैं तो अपने परिवार में हूँ। एनीवे जी, जनरल पनक साहब कह रहे हैं कि कश्मीर के जो मुस्लिम इलाके हैं इनको अपने अंदर मर्ज करने का प्लान पाकिस्तान का पुराना है और
वो इसके लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के लिए ये सारे इंसर्जेंट्स पैदा कर रखे हैं और उनकी जो स्पीड है ना वो कम और ज़्यादा पाकिस्तान खुद करता है। ये पनक साहब कह रहे हैं, ये पनक साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि इनकी स्पीड कम और ज़्यादा पाकिस्तान खुद करता है। आलमी हालात को देखते हुए वो इसकी स्पीड कम और ज़्यादा करते हैं। यानी इसकी अगर इसको यूँ समझें कि जैसे हालात फिजिबल होते हैं पाकिस्तान के लिए तो स्पीड तेज़ कर देता है पाकिस्तान, और जैसे ही हालात फिजिबल नहीं होते तो स्पीड कम हो जाती है। ये एक इससे महसूस हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि अब जबकि चीन एलएसी पे आया हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने इंडिया के अलीज्ड जो प्रॉक्सी वॉर्स थी उनको धपड़दूस कर दिया है, तो अब उनका सारा का सारा फोकस यहाँ पर है कश्मीर के अंदर। ये इनका मेन मुद्दा है और मेन मुद्दे पे ही उन्होंने फोकस रखा हुआ है। और ऐसे में इंडिया के अंदर कश्मीर के मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल विल तो है नहीं, ऊपर से इस पर राजनीति खेली जा रही है। अच्छा, अब इस पर तो बात कर ली ना हमने, लेकिन एक बात, अब ये कश्मीर देख लिया आपने कि कश्मीर में क्या है, लेकिन आपको ये बात बता देते हैं कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है ना आज, ये बांग्लादेश के इर्द गिर्द जो इंडियन स्टेट्स हैं उनका फ्यूचर है। आज से कुछ साल के बाद, अब 2 साल लगे, 5 साल, 10 साल लगे, जितने भी लगे, लेकिन हालात उधर ही जा रहे हैं। ये बांग्लादेश के इर्द गिर्द जो इंडिया की स्टेट्स हैं ना, ये फ्यूचर है उसका, कश्मीर उसका फ्यूचर है। कश्मीर एक टेस्ट केस है इनके लिए, ख़ास तौर पर आसाम के लिए जहाँ पर साइजेबल मुस्लिम आबादी है। और बिल्कुल वो आसाम वाले मुसलमान ऐसे ही साइड लाइंड हुए पड़े हैं जैसे कश्मीर की मुस्लिम आबादी साइड लाइंड हुई पड़ी थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मसला कश्मीर है तो 70 साल पुराना, 47 में पहली जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर पे, लेकिन इसके अंदर जो मिलिटेंसी है ना, इसकी तारीख इतनी पुरानी नहीं है, 70 साल पुरानी नहीं है। ये जानकर आपको हैरत होगी। यानी वहाँ के जो लोकल आवाम ने डंडे सोटे हथियार उठाए हुए हैं ना, ये इंडिया से लड़ने के लिए मुजाहिदीन की सूरत में, ये 90s से शुरू हुआ है। 90s से पहले नहीं था, इसका लेवल तकरीबन ना होने के बराबर था। 90s से इसमें बूम आ गया है बिल्कुल, यानी 30 साल हो गए, 30-31 साल, इससे पहले नहीं था। वहाँ पर भी मुसलसल नज़रअंदाज किए गए मुसलमान वहाँ के, और मामलात उलझते गए। बिल्कुल एक्शन रिप्लेस का यहाँ हो रहा है आपके आसाम में, और आज हालात इस लेवल पर हैं। आसाम में भी बिल्कुल इसका एक्शन रिप्ले हो रहा है, बल्कि कश्मीर से ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से और भोंडे तरीके से वहाँ पर एक्शन रिप्ले हो रहा है। कश्मीर के शहरियों के पास कम से कम इंडियन शहरियत तो थी ना, कम से कम वो ऑप्शन था उनके पास। आसाम के अंदर तो NRC CAA के तहत पहले ही लोगों की बड़ी तादाद से ये हक भी छीन लिया गया है। वो तो शहरी ही नहीं है, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनसे शहरियत ही, सिटीज़न ही नहीं है वो बेचारे। तो वहाँ जो अपराइजिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ पर जो एक शदीद किस्म की अपराइजिंग शुरू हो चुकी है, इसको फैलने में कश्मीर जैसा अरसा नहीं लगेगा। बहुत ही थोड़े अरसे के दौरान ये तेज़ी के साथ फैलती जा रही है, और इस खित्ते का फ्यूचर यही है। और बांग्लादेश इज़ इन द लाइन ऑफ फायर, सीधा सीधा इसका लिंक बांग्लादेश के साथ है। इंडिया के अंदर तो बल्कि सीधा जोड़ा जाता है बांग्लादेश के साथ, बल्कि वहाँ के जो आसाम के मुसलमान हैं उनको तो कहते ही बांग्लादेशी हैं, उनको कहते ही तो बांग्लादेशी हैं, तो इंडियन है ही नहीं। तो आसाम में जब मुसल्ला जदोजहद तेज़ होगी ना, स्ट्रगल, मिलिटेंट स्ट्रगल कश्मीर की तरह तेज़ होगी, किधर जाएंगे लोग जिनके पास शहरियत नहीं है? ये क्या करेंगे? आप खुद सोचें, ये क्या करेंगे? इनके पास क्या ऑप्शन होगा? या तो ये मरते रहें, एक तो ऑप्शन इनके पास ये होगा कि वो मार खाते रहें, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कि इंसानी फितरत है कि वो रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट करने के लिए एक कहते हैं ना, पेट्रोल है सिर्फ तीली जलाने की देर है। चाइना जैसा बहुत बड़ा मुल्क इंडिया के सर पे खड़ा हुआ है, ये भी इसमें इनको हथियार वगैरह सब कुछ दे सकता है, क्योंकि इंडिया ताइवान में जो है ना घुसपैठ कर रहा है। ताइवान वालों के जो नेशनल डे है उसको सेलिब्रेट कर रहा है और उनसे ज़रा फ्री होने की कोशिश कर रहा है। तो उसके रिज़ल्ट में हमने आपको परसों के प्रोग्राम में बताया था कि चाइना का जो सरकारी अखबार है वो धमकी दे चुका है कि ताइवान में बात नहीं आओगे तो हम नॉर्थ ईस्ट में आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कह चुके हैं। तो इंडिया बाद नहीं आ रहा ताइवान में, तो यहाँ पर वो यहाँ पर इंडिया का आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। तो इनको जैसे मिलेगा ना वेपन्स और इनके जो रिसोर्सेज मिलेंगे, तो यहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी हिंदुत्व की पॉलिसीज़ के कारण, और इसका मलबा चाइना पर नहीं गिरेगा, बांग्लादेश के ऊपर आएगा। तो जैसे कश्मीर की जो स्ट्रगल चल रही है इसको पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, वैसे ही आसाम के अंदर जो कुछ भी होगा वो ज़्यादातर बांग्लादेश के साथ जोड़ा जाएगा। भले ही उसके पीछे कोई थर्ड फोर्स है, लेकिन इल्ज़ाम इसका बांग्लादेश के सर ही आना है कि आसाम के इन मुस्लिम इंसर्जेंट्स को बांग्लादेश से सपोर्ट मिल रही है। आसाम जो है इसका मतलब है कि अगला कश्मीर बनने जा रहा है, और इस इलाके का जो अगला पाकिस्तान है वो बांग्लादेश होगा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आसाम कश्मीर है और बांग्लादेश उसका पाकिस्तान है। इंडिया इसको, हिंदुत्व के गुंडे इसको इस नज़र से देखेंगे। माहौल तैयार है इसके लिए पूरा।
ख़ास तौर पर चीन का जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता हुआ असर है ना, इसको देखकर यही नज़र आ रहा है। ऐसे में सूनर और लेटर एक दो चीज़ें होनी है। इंडिया जितना ज़्यादा परेशान होगा ना आसाम के अंदर, उतना ही ज़्यादा उसका असर जो है, उसका प्रेशर जो है वो बांग्लादेश के ऊपर आता जाएगा। जितना ज़्यादा वो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसके लिए, उतना ज़्यादा ये पुश करेंगे बांग्लादेश को। और लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन इज़ ओके, बट इन टुडेज अनसर्टन वर्ल्ड थिंग्स कुड चेंज ड्रामेटिकली। जब लद्दाख में चाइना की फौजें घुस के आई थी ना, तो उससे चंद ही महीने पहले मोदी जी और चीनी सदर शी जिनपिंग जो थे ना, ये इंडिया में बैठे गार्डन में झूला झूल रहे थे। वुड यू बिलीव दैट? झूला झूल रहे थे चंद ही महीने पहले, और चंद महीने के बाद देखें जंग छिड़ गई इनके बीच। तो आलमी हालात जो है ना वो कुछ अनसर्टेन से हो गए हैं। सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज ही मुल्कों के ताल्लुकात को डिफाइन कर रही हैं। ग्राउंड रियलिटीज अगर दोस्ती के हक में है तो दोस्ती है, अगर दोस्ती के हक में नहीं है तो भूल जाएं लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन। और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी पब्लिक सतह पर भी और ग्राउंड रियलिटीज़ भी जो हैं, इनके बीच कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों के बीच दोस्ती की फिजा है नहीं, ग्राउंड पे ऊपर है, सरकार की सतह पर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीचे नहीं है। ऐसे में इंडिया की तरफ से बांग्लादेश के अंदर एडवांसमेंट्स या उसकी जो एक मिलिट्री सुपरमेसी है, इसको टैकल करने के लिए दो बातें बांग्लादेश को दरकार होंगी आइंदा चंद सालों के अंदर अंदर। ये मेरा गुमान है, आज नहीं है, आज आपको दूर की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन ये चाइना पे डिपेंड करता है। इंडिया और चाइना के जैसे ही हालात होंगे ना, इसका पूरा असर इस पूरे रीजन पे होगा। तो हॉस्टाइल अगर इनके बीच रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं इनके ये जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तो फिर मेरा ये गुमान है कि बांग्लादेश को दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो इंडिया के हॉस्टाइल होते ही बांग्लादेश को न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए होगा इंडिया के खिलाफ, क्रेडिबल डिटरेंस पैदा करने के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला। यानी ऐसे ही जैसे आप देखें कि जापान अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे है, ऐसे ही बांग्लादेश को न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए होगा इंडिया के खिलाफ क्रेडिबल डिटरेंस पैदा करने के लिए, उनको ये चाहिए होगा। और इस पूरे रीजन के अंदर सिर्फ दो ही न्यूक्लियर फोर्सेस हैं इंडिया के अलावा, एक तो पाकिस्तान है एंड दूसरा चाइना है। अब यहाँ अमेरिका भी एक फैक्टर है, हो सकता है वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच चीज़ों को काम डाउन करे उस वक्त जब ये हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ रहे हों, ताकि बांग्लादेश चाइना की तरफ ना चला जाए। लेकिन ऑल आउट सपोर्ट नहीं दे सकता बांग्लादेश को। वाई वुड यूएस सपोर्ट बांग्लादेश अगेंस्ट इंडिया? ये सोचने की बात है ना कि वो क्यों कर सकते हैं सपोर्ट। यानी बांग्लादेश के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो कि इंडिया के पास हैं ऑफर करने को अगेंस्ट चाइना। तो अगर हालात बांग्लादेश और इंडिया के ऐसे हो गए, नॉर्थ ईस्ट असम वेस्ट बंगाल के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ने पे, जैसे कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ हैं ड्यू टू कश्मीर, तो बांग्लादेश कुड पॉसिबली थिंक अबाउट द नीड ऑफ हैविंग अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू क्रिएट मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस अगेंस्ट इंडियन न्यूक्लियर थ्रेट्स। देखिए, मैं ये बात मान नहीं सकता कि छोटा सा एक देखें ना, एक वाक़या हुआ है दुर्गा पूजा वाला, और क्या है, क्या आप देखें हुआ है वहाँ पर इंडिया के अंदर, देखें क्या हुआ है हज़ारों की तादाद में। यानी एक मजहबी जो जगह हैं उन पर हमले हुए हैं, प्रॉपर हमले हुए हैं, गुंडे जो हैं जत्थे बना बना के, और उन्होंने लोगों को पीटा है वहाँ पर। एक छोटा सा वाक़या हुआ है और ये सब पूरा रीजन डिस्टर्ब हो गया है। तो इतने बड़े खूनख्वार मुल्कों के बीच होने वाली प्रॉक्सी वॉर्स में क्या क्या नहीं हो सकता, देखें छोटा सा वाक़या और उसने पूरा रीजन डिस्टेबलाइज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया पूरा रीजन। उथल पुथल हो गई सारी चीज़ें, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, असम में, बांग्लादेश के अंदर कई जो उसके इलाके हैं वो डिस्टर्ब्ड हो गए एक इंसिडेंट पर, कुमिल्ला में जो हुआ था। तो मुझे ये बताएं कि ये इतनी बड़ी प्रॉक्सी वॉर्स में तो उथल पुथल हो जाएगा पूरा इलाका, फिर तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात का सस्टेन होना बड़ा मुमकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक लेवल पर गुस्सा कितना है दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं। उधर भी कितना गुस्सा है कि हज़ारों की तादाद में गुंडे जमा हो गए बॉर्डर पर अंदर आने के लिए, और यहाँ पे आप देखें बांग्लादेश के अंदर बहुत उससे भी ज़्यादा गुस्सा है इंडिया के ऊपर। तो ये हो नहीं सकता कि इस इतने ज़्यादा टेंशन्स के बीच ये नॉर्मल रिलेशंस और लव फॉर ऑल मेंटेन रह पाए। ये उड़ जाएगा, ये भाप बन के उड़ जाएगा। लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन, ये हॉस्टिलिटी की तरफ जाएंगी चीज़ें। एक तो बांग्लादेश को न्यूक्लियर अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी उस वक्त। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल ये होगा बांग्लादेश का कि टू मेंटेन इनफ मिलिट्री पावर इंडिया के कन्वेंशनल वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ को काउंटर करने के लिए, ये उनका दूसरा। लेकिन ये इसमें टाइम लगेगा, वो तो फौरी तौर पर हो सकता है,
वो हो सकता है, यानी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। वहाँ पर एक अलायंस की ज़रूरत है, एक मिलिट्री पैक्ट की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसमें देखिए कन्वेंशनल वॉर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में, पैदा करने में इसमें टाइम लगता है। इसमें दूसरे वाले में ये लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म गोल यही होगा कि हम जो है वो अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे। अच्छा, अमन के दिनों में ये शायद दूर की पॉसिबिलिटी लग रही होगी, लेकिन जब जंगों की शुरुआत होगी ना इस रीजन के अंदर, तो यू नेवर नो कि हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। आपके हाथ में चीज़ें रहती नहीं हैं, और फिर जो है ना सिर्फ पावर का गेम होता है। आउटकम जो होती है वही फोर्स डिटरमाइंड करती है, जिसका पावर ज़्यादा होता है वही फोर्स चल पाती है, और वही डिसाइड करती है कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। ताकतवर जो होता है ना वही यानी डिसाइड करता है। डिप्लोमेसी और फिर ये बात की पीछे रह जाती हैं ये सारी चीज़ें।